हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। तो गाइस, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल ब्रांच 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट जिसका नाम पावर प्लांट इंजीनियरिंग है, जिसको हम शार्ट में पीपीई बोलते हैं। तो आज हम इसके चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर 2 देखेंगे। और जैसा कि आपको बताते चलें कि इसका लेक्चर 1 जो था हमने कल ही इसका लेक्चर में अपलोड कर दिया था। तो अब यहाँ पे हमको देखना है लेक्चर 2। और लेक्चर 2 देखने से पहले आपको बता दें कि लेक्चर 1 में हमने क्या क्या बताया था। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पावर जनरेशन। तो पावर जनरेशन में आपको पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ना है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी में हमने बताया था कि एनर्जी के जो स्रोत होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला था आपका परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, यानी कन्वेंशनल एनर्जी। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, और दूसरा था हमारा अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत था। तो हमने परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को लिया था, उसकी डिफिनेशन के बारे में देखा था, परंपरागत ऊर्जा के जो एग्जाम्पल थे उसको देखा था। इसके बाद हमने ईंधन के बारे में जाना था। इसके बाद क्या जाना था? ईंधन के बारे में। ईंधन के बाद हमने जाना था यहाँ पे क्या कहते हैं कि ईंधन कितने टाइप के होते हैं, प्रकार के बारे में। पहला था हमारा ठोस, दूसरा था द्रव, तीसरा था गैस। तो हमने ठोस ईंधन के बारे में अच्छे से जान लिया था, उसके एग्जाम्पल को भी अच्छे से पढ़ लिया था, कितने टाइप के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं उस चीज़ को जान लिया था। तो लेक्चर 2 में हम द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन को देखेंगे, यानी कि आज ईंधन वाले टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। और तो देखिए यहाँ पे हमारा जो द्रव ईंधन है, क्या है हमारा लिक्विड फ्यूल। तो देखिए, लिक्विड फ्यूल जो होता है क्या होता है, जो द्रवीय रूप में पाया जाता है। तो जो प्रकृति में द्रव्य रूप में पाया जाता है वो हमारा क्या होता है? लिक्विड फ्यूल होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा भी है कि द्रवीय ईंधन पेट्रोल के अवयवों से तैयार किया जाता है। देखिए, जो द्रवीय ईंधन होता है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, या फिर अगर हम बात कर लें मिट्टी का तेल जिसको हम कैरोसिन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरोसिन। तो ये सब हमारे द्रवीय ईंधन है। अब ये जो तैयार होता है इसके जो मुख्य अवयव है वो हमारे पेट्रोलियम है, यानी कि ये जो होता है पेट्रोलियम से तैयार किया जाता है। प्रकृति में हम पेट्रोलियम को निकालते हैं समुद्र से या फिर और कहीं से। तो उसके द्वारा हम जब उसको रिफ़ाइन करते हैं तो पेट्रोल मिलता है, फिर डीजल मिलता है, फिर इसके बाद केरोसिन मिलता है। ऐसे करके तमाम प्रकार के जो है द्रवीय ईंधन तैयार होते हैं। तो ये हमारे द्रवीय ईंधन के कुछ परिभाषाएं थी और एग्जाम्पल थे, वो हो गए। अब देखिए, द्रवीय ईंधन में क्या होता है, कुछ मेन पॉइंट होते हैं, मतलब कुछ मुख्य गुण होते हैं अ, जिनको हमें जानना है। यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट क्या है, मुख्य बिंदु क्या है यहाँ पे। तो देखिए, पहला बिंदु आपको जानना है यहाँ पे फायर पॉइंट। फायर बिंदु क्या होता है? तो देखिए, आपकी बुक में भी जो है इतना अच्छे से दिया नहीं गया है, फिर भी आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ भी लिया होगा केमिस्ट्री में, सब क्या चीज़ें होती हैं। फायर बिंदु, ईंधन के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो खैर भूल गए होंगे तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए। देखिए, फायर बिंदु क्या होता है? किसी भी फ्लेमेबल लिक्विड का वह मिनिमम टेम्परेचर जिसे हीट देने के पश्चात उसमें आग लग जाती है और वह लगातार जलने लगता है, या फायर पॉइंट कहलाता है। मान लीजिए कोई लिक्विड है, मान लीजिए पेट्रोल ही है आपका, या फिर और कोई लिक्विड है। उसको मान लीजिए हमने एक बर्तन में क्या किया, रखा। तो इस बर्तन में जब हमने पेट्रोल को रखा तो इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है, मतलब कम से कम टेम्परेचर अगर हम इसको देते हैं तो क्या होता है, इस पेट्रोल में आग लग जाती है। क्या होता है? इसमें आग लग जाती है। तो जब आग लग जाती है तो फिर क्या होता है, पेट्रोल लगातार जलने लगता है। तो ये जो लगातार जलता है, यही जो स्थिति होती है, क्या कहलाती है? फायर बिंदु कहलाती है, फायर पॉइंट कहलाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी फ्लेमेबल लिक्विड, मतलब जलने वाला पदार्थ, जलने वाला द्रवीय पदार्थ का वह मिनिमम टेम्परेचर, वह न्यूनतम टेम्परेचर जिसे हीट देने के पश्चात उसमें आग लग जाती है और वह लगातार जलने लगता है, या फायर पॉइंट कहलाता है। जब यह लगातार जलेगा, फायर पॉइंट कहलाएगा। और जब यही चीज़ क्या होगा, 5-5 सेकंड करके जलेगा, मतलब 5 सेकंड के लिए जला, इसके बाद बुझ जाएगा, तो हमारा क्या कहलाएगा? वो चीज़ हमारा कहलाएगा यहाँ पे फायर पॉइंट हो गया। और इसके बाद हमारा जो हो जाएगा फ्लैश पॉइंट हो जाएगा। क्या कहलाएगा हमारा दोस्तों? फ्लैश पॉइंट। जब 5 सेकंड के लिए जलेगा, फिर बुझ जाएगा, फिर 5 सेकंड के लिए जलेगा, फिर बुझ जाएगा, तो वैसे हमारा क्या हो जाएगा? फ्लैश पॉइंट। तो इसको भी अभी आगे आपको हम अच्छे से समझाएंगे फ्लैश पॉइंट क्या होता है। तो आशा करते हैं फायर पॉइंट जो है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते चलें, और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर भी कर दें, ताकि अपनी जो फैमिली है थोड़ा सा और बड़ी हो जाए। और बाकी देखिए, 4 सेमेस्टर हुआ या फिर सेकंड सेमेस्टर हुआ, कोई भी सेमेस्टर हुआ, आपकी तैयारी अच्छे से कराई जाएगी इस चैनल पर। और टेलीग्राम के लिए जो है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, इसी चैनल के नाम से, पॉलिटेक्निकल क्लासेस के नाम से वो भी है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको पीडीएफ और भी जानकारी मिलती रहेंगी। तो देखिए, इसमें जो सेकंड टॉपिक है श्यांता,
तो श्यांता यानी कि विस्कोसिटी क्या होती है? देखिए कोई भी द्रव होता है तो श्यांता का गुण द्रव में ही खासकर पाया जाता है। जिस प्रकार से क्या कहते हैं, घर्षण का विरोध करता है, घर्षण बल, और उसी प्रकार से श्यांता भी द्रव में जो है विरोध करती है, इसके फैलने के गुण में विरोध करती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है, किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करती है। मतलब श्यांता एक ऐसा गुण है किसी द्रव का जिसके कारण क्या होता है, किसी बाहरी प्रतिबल के कारण, मतलब बाहर से अगर हम कोई बल लगा रहे हैं तो वो क्या करता है, वह द्रव अपने विकृति का विरोध करता है, मतलब वो फैलने का विरोध करता है। तो श्यांता वही चीज़ होता है। जिस प्रकार से हम बल की बात करें, घर्षण बल होता है किसी वस्तु में, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो घर्षण बल क्या करता है, विरोध करता है। उसी प्रकार से जब कोई वस्तु द्रव्य चीज़ फैलता है तो क्या होता है, श्यांता जो होता है उसका विरोध करता है, फैलने का विरोध करता है। तो वही चीज़ हमारी श्यांता हो गई। और अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें तो जो पानी की जो श्यांता होती है, पानी की श्यांता जो होती है कम होती है, बजाय कोई गाढ़ा पदार्थ अगर ले लें हम, यहाँ पे बात कर लें, शहद ले लेते हैं, तो उसकी श्यांता के बजाय पानी की श्यांता कम होती है, क्योंकि ये पानी जो होता है ज़्यादा फैलता है, जबकि शहद जो होता है गाढ़ापन उसमें पाया जाता है, तो इसीलिए क्या होता है वो कम फैलता है, तो इसकी श्यांता ज़्यादा होती है। तो ये श्यांता यही चीज़ हुआ। और देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे जो द्रव्य पदार्थ होते हैं हमारे, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, उसमें सीटेन संख्या भी होती है। तो सीटेन संख्या का क्या मतलब होता है, तो देखिए सीटेन संख्या से क्या होता है कि यह डीजल की गुणवत्ता का एक माप है। मतलब अगर डीजल की गुणवत्ता का पता लगाना है तो सीटेन संख्या के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। जिस प्रकार से C8 होता है, C9 होता है, C10 उसी प्रकार से होता है। तो C10 यानी कार्बन की 10वीं संख्या से क्या करते हैं हम, डीजल की गुणवत्ता का हम पता लगा लेते हैं। तो खैर इसमें कुछ ज़्यादा आपको जानना नहीं है, ये सब चीज़ें आपको जानना है कि सीटन संख्या क्या होती है, आक्टेन संख्या क्या होता है, श्यांता क्या होती है, तो यही चीज़ आपको जानना है। और देखिए आक्टेन संख्या क्या होता है, यह पेट्रोल की गुणवत्ता की एक माप है। देखिए जिस प्रकार से सीटेन संख्या जो होती है डीजल की गुणवत्ता का पता लगाती है, उसी प्रकार से जो ऑक्टेन संख्या होती है पेट्रोल की गुणवत्ता का पता लगाती है। और देखिए यह किस रूप में, मतलब क्या किस रूप में रहती है, किसी मिश्रण में, तो आइसो ऑक्टेन प्लस एन हेप्टेन के मिश्रण के रूप में जो है ऑक्टेन संख्या रहती है। आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन के मिश्रण के रूप में ऑक्टेन संख्या रहती है। और चलिए देखते हैं आगे का जो टॉपिक है, यानी कि कार्बन संख्या। तो देखिए कार्बन संख्या क्या होती है, तो कार्बन संख्या जैसे कोई पेट्रोल, मान लीजिए कोई द्रव्य पदार्थ है तो उसमें कार्बन की संख्या भी होती है। तो उस कार्बन की संख्या के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि इसके गुणों के बारे में पता लगाते हैं कि इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है। तो कार्बन संख्या वही होती है कार्बन की मात्रा से, इसका मतलब है कि कार्बन की संख्या उस डीजल या पेट्रोल या फिर द्रव्य ईंधन में कितनी है। तो इससे भी उसकी गुणवत्ता का हम पता लगाते हैं। और देखिए यहाँ पे राख की मात्रा, तो देखिए राख की मात्रा, अब आप कहते होंगे कि पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये तो जलने के बाद राख की मात्रा होती नहीं इसमें, क्योंकि जलने के बाद क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो राख की मात्रा से क्या मतलब है कि जब हम पेट्रोलियम को, जैसे कि इसका जो मेन जो अवयव है पेट्रोलियम, जब हम पेट्रोलियम को जो है समुद्र से या फिर कहीं और से निकालते हैं, प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है इसमें ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि राख की मात्रा कितनी है। जब इसको प्योरीफाई किया जाता है, जब रिफाइन किया जाता है, तो कुछ ना कुछ राख की मात्रा भी उसमें मिलती है। तो राख की मात्रा को भी देखा जाता है, उसकी श्यांता का पता लगाया जाता है, और क्या होता है सीटेन संख्या का पता लगाया जाता है। तो ये सब जितने मुख्य पॉइंट थे आपके, इन पेट्रोलियम का जब हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, तो इन्हीं सब गुणों का पता लगाया जाता है। तो राख की मात्रा का भी कुछ ना कुछ उसमें अवयव होता है जिसका हम पता लगाते हैं। तो राख की मात्रा जितनी कम होगी वह पेट्रोलियम जो पदार्थ होगा, द्रव्य पदार्थ होगा, उतनी अच्छा होगा। और देखिए तापीय मान क्या होता है, तो तापीय मान देखिए क्या होता है, किसी पदार्थ का ऊष्मीय मान आमतौर पर इकाई ग्राम ईंधन की मात्रा के दहन के दौरान निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा है। मतलब अगर हम 1 ग्राम ईंधन ले रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, दहन कर रहे हैं, उसका जला रहे हैं उसे, तो क्या होता है कि जो ऊष्मा की मात्रा निकलती है दहन के दौरान, जो ऊष्मा निकलती है, क्या होती है, जो ऊष्मा निकलती है वही क्या होती है, तापीय मान या फिर ऊष्मीय मान कहलाता है। तो वही चीज़ हमारा क्या होता है, ऊष्मीय मान कहलाता है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए देखते हैं आपका जो अगला पॉइंट है, यानी कि फ्लैश पॉइंट। तो देखिए फ्लैश पॉइंट के बारे में हमने अभी अभी बताया था कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि फ्लैश पॉइंट किसी भी ईंधन का लोवेस्ट टेम्परेचर है जिसमें हीट देने के पश्चात कोई भी हमारा
फ्लेमेबल मटेरियल 5 सेकंड के लिए जलता है फिर बुझ जाता है, या ईंधन का फ्लैश पॉइंट कहलाता है। तो हमने बताया था कि अगर ईंधन लगातार जल रहा है, अगर ईंधन लगातार जल रहा है तो फायर पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फायर पॉइंट कहलाएगा। और अगर ईंधन 5 सेकंड के बाद जल रहा है, 5 सेकंड के लिए जलता है, इसके बाद क्या होता है? बुझ जाता है, तो हमारा क्या कहलाएगा? फ्लैश पॉइंट कहलाएगा। तो ये सब ईंधन के जो है गुण का पता लगाया जाता है इनके माध्यम से कि ईंधन हमारा कैसा है। तो आशा करते हैं इतने मुख्य पॉइंट थे हमने जो बताए आपको, आशा करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। द्रव्य ईंधन क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या हैं, और जो मुख्य बिंदु जो थे यहाँ पे जो उनके गुणों का पता लगाता है, आशा करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए देखिए यहाँ पे कुछ हमने कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन रख रखा है कि और 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो देखिए, गैसोलीन सबसे अधिक मात्रा में उपयोग किया जाने वाला द्रव्य ईंधन है। तो अगर अभी आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सबसे अधिक मात्रा में उपयोग किया जाने वाला द्रव्य ईंधन है, तो आप डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, यही सब चीज़ें आपको याद होगा। थिनर हुआ, क्या हुआ? थिनर हुआ। तो यही सब चीज़ें आपको याद होंगी, तो आप पेट्रोल को बता देंगे, डीजल को बता देंगे। जबकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हम यूज करते हैं गैसोलीन, जो होता है हमारा द्रव्य ईंधन होता है, इसका हम सबसे अधिक मात्रा में यूज करते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर वाला। तो इसको भी आप याद करते चलिए और अपनी नोटबुक में लिख भी लीजिए, ताकि जो है ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन छूटे ना पाए। और कंपटीशन लेवल में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके टेक्निकल जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा द्रव्य ईंधन क्या होते हैं। और इसके देखिए एग्जाम्पल भी यहाँ पे हमने लिख रखे हैं द्रव्य ईंधन के, कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, स्पिरिट, थिनर, एल्कोहल। तो देखिए ये तो कॉमन चीज़ें सबको याद रहती हैं, जबकि ये स्पिरिट हुआ, थिनर हुआ, स्पिरिट मतलब थिनर वही, एल्कोहल और गैसोलीन। तो ये और एग्जाम्पल भी आप याद कर लीजिए। कंपटीशन में भी ऐसे पूछ लेता है कि निम्न में से द्रव्य ईंधन है, तो डीजल दे देगा, पेट्रोल दे देगा, गैसोलीन दे देगा। तो कोई कोई क्या करेगा? गैसोलीन नाम से पता चल रहा है गैस है, तो क्या होगा? गैसोलीन पे टिक लगा देंगे। तो ऐसा नहीं है, डीजल पे टिक लगा देंगे, पेट्रोल पे टिक लगा देंगे। तो गैसोलीन भी याद रहना चाहिए, और थिनर भी याद रहना चाहिए, एल्कोहल भी याद रहना चाहिए कि ये हमारा द्रव्य ईंधन है। तो आशा करते हैं द्रव्य ईंधन जो हमने बताया आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल और उसके जो मेन पॉइंट थे, जो उसके गुण का पता लगा रहे थे, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे का जो हमारा ईंधन है, तीसरे नंबर वाला, गैसीय ईंधन। तो गैसीय ईंधन क्या होता है? तो देखिए, जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है हमारा क्या कहलाता है? गैसीय ईंधन कहलाता है। और देखिए, गैसीय ईंधन के जो एग्जाम्पल हैं आपके, सीएनजी हो गया, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया। तो ये सब हमारे क्या है? गैसीय ईंधन के एग्जाम्पल हैं। और देखिए, और भी हमारे जो नेचुरल गैस होती है वो भी हमारे गैसीय ईंधन के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। तो आपको इस सब्जेक्ट में केवल यही पढ़ना है कि गैसीय ईंधन क्या है, और इसके जो प्रमुख गैस हैं उनके गुण के बारे में जानना है। जैसे कि कुछ प्रमुख गैसीय ईंधन जो आपको आपकी बुक में दे रखा है। तो पहले देखिए दे रखा है नेचुरल गैस। तो देखिए नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस क्या होती है? तो देखिए ऐसी गैस जो प्रकृति में पाई जाती है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रकृति द्वारा प्राप्त की जाती है या फिर प्रकृति में पाई जाती है, उसे हम नेचुरल गैस कहते हैं। और देखिए इस गैस के मुख्य अवयव मेथेन CH4 एंड इथेन C2H6 हैं। तो देखिए जितनी भी गैसें होती हैं लगभग उसमें जो अवयव होते हैं, मुख्य अवयव जिनसे प्राप्त किया जाता है, मेथेन होते हैं, एथेन होते हैं। खासकर खासकर तो एथेन ही रहते हैं। CH4, जितने भी गैसें ईंधन होते हैं उसमें CH4 अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो नेचुरल गैस में जो मुख्य अवयव हैं मेथेन और एथेन है, ये याद रहना चाहिए आपको। और बस इस नेचुरल गैस में और कुछ नहीं है, एक दो चीज़ें थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और बाकी बढ़ते हैं। और देखिए दूसरे नंबर पे जो गैस हमारी है प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? तो ये भी एक गैसीय ईंधन है। देखिए जब कोल यानी कि कोयला तथा चारकोल पूरी तरह से जला ना हुआ हो, तो उस दौरान एक गैस उत्पन्न होती है जिसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं है कि जो हमारा कोयला होता है और जो चारकोल होता है, जब ये पूरी तरह से जला ना हुआ हो, पूरी तरह से जला ना हुआ हो, तो जो गैस उत्पन्न होती है, जो गैस उत्पन्न होती है वही हमारी क्या होती है? प्रोड्यूसर गैस कहलाती है। तो आशा करते हैं प्रोड्यूसर जो गैस का परिभाषा है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि प्रोड्यूसर गैस कैसे बनती है, किनके द्वारा बनाते हैं। कोयला होता है हमारा, चारकोल होता है। तो इनका जब हम दहन करते हैं और दहन के दौरान जब पूरी तरह से जली नहीं होती है, तो जो गैस उत्पन्न होती है वही हमारी क्या कहलाती है? प्रोड्यूसर गैस कहलाती है। अब इसके मुख्य अवयवों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसके मुख्य अवयव N2 और CO है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, इसके जो है मुख्य अवयव हैं। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए प्रोड्यूसर गैस जो है इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? तो खाना बनाने में तो करेंगे नहीं, एक विषैली गैस है तो खाना बनाने में कर नहीं सकते।
और देखिए तो इसका यूज कहाँ पे हो रहा है, देख लीजिए। इसका जो उपयोग है स्टील इंडस्ट्री में करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों? स्टील इंडस्ट्री में। तो जितनी भी स्टील इंडस्ट्री होती है उसमें हम प्रोड्यूसर गैस का यूज़ करते हैं, तो काफ़ी महत्व इसका भी है। तो आशा करते हैं प्रोड्यूसर गैस उसके एग्जाम्पल, उसके जो अवयव थे और कहाँ पे यूज होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं जो अगली गैस यहाँ पे है, क्या है? कोल गैस। तो कोल गैस क्या होती है? तो देखिए कोल गैस के जो मुख्य अवयव हैं हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है। तो कोल गैस के जो मुख्य अवयव हैं हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन है। तो ये चीज़ें अगर आपको याद रहती है, एग्ज़ाम में लिखते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क आपको मिलेंगे। तो देखिए इससे एग्ज़ाम्पल भी देख लीजिए। जो कोल गैस के एग्जाम्पल हमारे हैं एलपीजी हुआ, सीएनजी हुआ। तो एलपीजी खैर प्राकृतिक गैस तो है ही है, क्योंकि हम प्राकृतिक गैस से ही सारी गैसें बनाते हैं। तो कोल गैस जो हमारी है एलपीजी और सीएनजी इसके एग्जांपल है, जिसको हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। एलपीजी वाला सिलेंडर आता है, सीएनजी जो आजकल बाइक वाइक में क्या कहते हैं, फोर व्हीलर में यूज होने लगी हैं गैसें। तो ये सारी गैस आपके बारे में आपको पता ही होगा, इन सारी गैसों के बारे में। तो खैर चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन सी गैस है। तो देखिए एक नाभिकीय ईंधन है। तो अभी हमने जो है यहाँ पे पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया आपको बता दें कि जो ईंधन था उसके प्रकार तीन टाइप के थे, ठोस, द्रव, गैस। तो ईंधन के तीनों प्रकार के बारे में जान लिया, उसके उदाहरण जो थे उनको अच्छे तरीके से समझ लिया हमने। अब हम देखते हैं जो हमारा नाभिकीय ईंधन होता है, क्योंकि देखिए पावर प्लांट इंजीनियरिंग है तो नाभिकीय ईंधन का भी यूज होता है, तो इसके उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए नाभिकीय ईंधन क्या होता है? परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ईंधन निम्न प्रकार के हैं। तो देखिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत ये नाभिकीय ईंधन आता है, क्योंकि हमने बताया था कि जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं मतलब एक टाइम पे ख़त्म होने वाले, एक टाइम पे क्या हो जाएंगे, ये जो ईंधन होंगे एक टाइम पे समाप्त हो जाएंगे। तो हमारे क्या कहलाएंगे? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाएंगे। जब ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाएंगे तो इसके अंतर्गत जो हमारा नाभिकीय ईंधन है, क्या होता है कि नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ईंधन निम्न प्रकार के हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं? यूरेनियम तथा प्लूटोनियम इसके मुख्य उदाहरण हैं। यहाँ पे जो यूरेनियम हमारा है ये क्या है? हमारा प्राकृतिक ईंधन है। और जो प्लूटोनियम होता है, यूरेनियम का विखंडन से क्या करते हैं? हम प्लूटोनियम को प्राप्त करते हैं। यूरेनियम का जब हम विखंडन करते हैं तो हमको क्या मिलता है दोस्तों? प्लूटोनियम जो है ईंधन मिलता है। तो देखिए हमने वो चीज़ लिखा भी यहाँ पे कि यूरेनियम हमारा क्या है? प्राकृतिक रूप में पाया जाता है और प्लूटोनियम यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त होता है। तो नाभिकीय ईंधन के बारे में इतना चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब थ्योरी लिखेंगे तो अपने हिसाब से भी थ्योरी लिख सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखिए इतना नॉलेज आपके लिए बहुत है, थ्योरी लिखने के लिए इतना नॉलेज बहुत है। और कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक नंबर में पूछ सकता है कि प्राकृतिक रूप में नाभिकीय ईंधन पाया जाता है, तो यूरेनियम दे देगा एग्जाम्पल में, आप प्लूटोनियम दे देगा और दो तीन दे देगा, तो इसमें यूरेनियम ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एक नंबर में बन सकते हैं यहाँ पे। और इसलिए देखिए आगे क्या है, एग्जाम्पल भी देख लीजिए कुछ इसके। यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 241, ये सारे एग्जाम्पल हो गए नाभिकीय ईंधन के। तो आशा करते हैं नाभिकीय ईंधन आपको समझ में आ गए होंगे। और चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन सा ईंधन है। तो देखिए यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया नाभिकीय ईंधन, जो था यहाँ पर तक ही था, क्योंकि देखिए आपने सारे ईंधन के बारे में जान लिया जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत ईंधन आते हैं। सारे ईंधन को जान लिया आपने। इसमें था पेट्रोल था, जो ठोस द्रव करके था, पेट्रोल गैस, पेट्रोल था, डीजल था, इसके बाद क्या था? प्रोड्यूसर गैस थी। तो सारी चीज़ें हमने बता दी इस प्रकार से। तो देखिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत जितने भी ईंधन आते थे, जितने भी ऊर्जा के स्रोत आते थे वो हमने बता दिए। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? अपरंपरागत यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में जानेंगे कि क्या क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं। तो सारे एग्जाम्पल को भी अच्छे से जानेंगे, इस प्रकार से हमने इसमें देखा उसी प्रकार से उसमें भी देखेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को क्या कर दें? सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों में भी अपने इस चैनल को शेयर कर दें, ताकि जो अपनी फैमिली है और बड़ी हो सके। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।